बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डील करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। हम लोगों ने अभी तक नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, चाहे वो हाइड्रोकार्बन का हो या फंक्शनल ग्रुप का हो। तो हम लोग जब प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसे भी हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। यानी पहले हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का, तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की, उसके बाद हम लोग मूव ऑन होंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था दो हिस्सों में। एक को कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हम लोगों ने कहा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा बॉन्डेड स्पेसीज, नो पाई बॉन्ड, लेस रिएक्टिव होते हैं। इस लेस रिएक्टिव होने के वजह से इसका नाम पैराफिन है। पैराफिन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर पाई बॉन्ड होना ही होना है। दिस इज पाई बॉन्डेड स्पेसीज। ठीक है, इसी पाई बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड भी कहते थे, मल्टीपल बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात, ये पाई बॉन्ड की वजह से मोर रिएक्टिव होता है ड्यू टू पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की वजह से ये रिएक्टिव ज्यादा होता है, ये रिएक्टिव कम होता है। दूसरी चीज ये याद रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन UV radiation। UV means ultraviolet radiation। UV stand for अल्ट्रावायलेट। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ एंडोथर्मी प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चूंकि पाई बॉन्ड था, मल्टीपल बॉन्ड था, इसीलिए ये शो करेगा एडिशन रिएक्शन। शोज एडिशन रिएक्शन। एक थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। मैं एक एग्जांपल भी आपको दे दूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एग्जांपल में आते हैं अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन, अल्काइन
या साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, पहले भी हम लोगों ने इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आज हम लोग चूँकि प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे तो मैं एक लिस्ट बनवा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ वाइज। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। इधर मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ये अल्केन का कॉलम होगा, this is alkene and final alkyne। तो ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जनरल फॉर्मूला। सबको पता है अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n की शुरुआत 1 से होती है, 1 to above। आगे आप जा सकते हैं। अल्कीन के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला आता है CnH2n। याद रहे n की शुरुआत 2 से होगी, 1 नहीं होता। और अल्काइन के फॉर्मूले में फिर से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और यहाँ पर भी n की जो शुरुआत होगी वो 2 to above, और ये n नेचुरल नंबर है। 1 to above का मतलब 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 इंटीग्रल वैल्यू होंगे। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, यहीं पर अगर आप सीखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मूले को मैं अगर डील करूं तो बताया गया था कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को ऐड कर दो। ये कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को हमने ऐड कर दिया, उसमें से 1 माइनस कर दो। तो अब आप देखो, ये n और 2n मिलकर हो गया 3n, और +2 - 1 दैट इज +1। इतने सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होता ही नहीं है अल्केन के अंदर, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला भी यही होगा, 3n+1। अल्कीन की तरफ आए, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करके 1 माइनस कर दीजिए, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, दैट इज 3n-1। 3n-1। There is 1 pi bond. That is why the total number of bond in case of alkene is 3n.
सिग्मा प्लस पाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, whereas in case of alkyne again the rule to determine sigma bond is just add the number of carbon and hydrogen atom and then subtract 1. क्या मिला हमें? 3n minus 3 minus 2 minus 1. There is 2 pi bond. That is why total number of bond is 3n minus 1. 3n plus 1, 3n minus 1. ये हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड और टोटल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रहता है, उसमें आप कार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके 1 माइनस कर दीजिए, हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करके 1 माइनस कर दीजिए, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। अल्केन में पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, सिग्मा पाई ऐड करके टोटल बॉन्ड निकाल लेंगे। अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और यहीं से हमारा अगली प्रॉपर्टी शुरू होती है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसे दिखलाया जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसमें दिखाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां दिखाते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहां पर 2 बॉन्ड है तो कोई एक को आप सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और किसी दूसरे को आप पाई बॉन्ड कहेंगे। यहां पर 3 बॉन्ड है, एक को आप सिग्मा कहेंगे और किसी 2 बॉन्ड को आप पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ये एक जनरल फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन के अंदर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनरल फॉर्मूले को मैं रहने दूंगा, इसी पर आगे हम बात करेंगे। तो मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी होती है वो होती है कि आखिर क्या ये कलर स्पेसीज हैं, क्या इनका कोई स्मेल है, इनकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम। और इनका फिजिकल स्टेट क्या है। एंड एट लास्ट किस टाइप के कंपाउंड है। ये टाइप में सैचुरेशन भी आएगा, अनसैचुरेशन भी आएगा, साथ में पोलर और नॉन पोलर की कैटेगरी आएगी। तो इसको अगर हम लोग डील करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉमन है। अभी जो मैंने आपको शुरू में 5 प्रॉपर्टीज बताई, जनरल फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, सब में डिफरेंसेस था। क्योंकि फार्मूले में डिफरेंसेस है और वो सारा फार्मूले से निकल कर आया था। लेकिन अगर मैं कलर की बात करूं तो अल्कीन कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं। अल्कीन भी कलरलेस होता है और अल्काइन भी कलरलेस होता है। इसलिए इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। अगर आपको ऐसे ही कहीं पर मान लीजिए बोतल में कुछ केमिकल्स दे दिए जाएं
और आइडेंटिफाई करना हो और सब के सब कलरलेस हो तो मुश्किल होगा कि ये अल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। चलो स्मेल पर आते हैं। ओडोर का मतलब स्मेल है, तो कहते हैं ये ओडोरलेस होता है, यानी इसकी कोई ख़ास स्मेल भी नहीं होती। तो कलरलेस, ओडोरलेस, ना तो रंग है ना स्मेल है। हाँ, ये आप ज़रूर जानें कि इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, अल्कीन की बात कर रहा हूँ, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? 2 कार्बन वाला इथीन। इथीन के पास थोड़ी बहुत स्मेल होती है और वो प्लीजेंट स्मेल होती है या स्वीट स्मेल होती है, अच्छी खासी खुशबू टाइप की स्मेल होती है इसकी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट मेंबर का हम लोगों ने कॉमन नाम पढ़ा था स्पेशल एसिटिलीन। आप एसिटिलीन कहें या IUPAC में कहें इथाइन, यानी फर्स्ट मेंबर ही है एक्सेप्शन जिसका कुछ स्मेल है। तो आप एक्सेप्शन के तौर पर अल्कीन और अल्काइन में फर्स्ट मेंबर को समझ सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल होती है, ओडोर होती है। लेकिन यहाँ इथेन का कोई स्मेल नहीं होता, मतलब यहाँ तो पूरा का पूरा कलरलेस ऑर्डरलेस सब है। ये कलरलेस ज़रूर है, ऑर्डरलेस भी है, लेकिन फर्स्ट मेंबर के पास थोड़ा बहुत स्मेल होता है। फर्स्ट मेंबर के पास थोड़ा बहुत स्मेल होता है अल्कीन और अल्काइन, मतलब अनसेचुरेशन की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि अगर इथीन और इथेन में कंपेयर करना हो तो आप स्मेल से समझ सकते हैं। अगर स्मेल नहीं है तो इथेन है, अगर स्मेल है तो इथीन हो सकता है या इथाइन हो सकता है। मगर बहरहाल इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पाया जाता। ये दोनों अच्छे पैरामीटर नहीं है अल्कीन और अल्कीन को या अल्काइन को डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि सब के सब स्मेल लेस होते हैं और कलरलेस होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो हम लोग कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हम लोग ये पाते हैं कि पूरे अल्कीन की जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है, यानी वाटर की डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है। और वाटर की डेंसिटी अगर आप न्यूमेरिकली जानें तो इसकी डेंसिटी, अगर प्योर वाटर की मैं बात करूं तो 1 ग्राम पर सीसी है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर सीसी वाटर का है और मैं कह रहा हूं अल्केन की डेंसिटी वाटर से कम है, यानी लेस देन 1 से भी कम है। अच्छा, डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, फ्लोट ओवर वाटर, पानी के ऊपर ये तैरता है। अल्कीन की तरफ आइए, लेस देन वाटर। अल्काइन की तरफ आइए, लेस देन वाटर। तो अगर आप देखें तो तकरीबन ये प्रॉपर्टी सेम है तीनों में, तीनों के तीनों कलरलेस, तीनों के तीनों ऑर्डरलेस, तीनों के तीनों पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। यानी इनकी डेंसिटी न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर से भी कम पाई जाती है। तो ये हो गई बात डेंसिटी, कलर का और स्मेल का, जो ऑलमोस्ट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सेम है। फिजिकल स्टेट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिस्टिंग करूँगा कि शुरू में जो 4 है ना, यानी इस तरह मैं लिखता हूँ, कार्बन 4 तक, 1 से 4 तक गैस होते हैं। अभी मैं लिस्ट बनवाऊंगा तो बताऊंगा। कार्बन 1 से 4 तक, थोड़ा आप ऐसे समझें, क्योंकि यहाँ शुरुआत पहले कार्बन से हो जाती है, मीथेन से। तो मीथेन से लेकर 4 कार्बन यानी ब्यूटेन तक गैस है, और 5वें कार्बन से लेकर 17वें कार्बन तक लिक्विड है, और 18 ऑनवर्ड्स सॉलिड है।
यानी ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इनका फिजिकल स्टेट शुरू के 4 जो होमोलोगस मेंबर होंगे, ये फिजिकल स्टेट इसका गैस है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद पेंटेन लिक्विड पाया जाता है और 17 कार्बन का नाम अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा हेप्टाडेकाएन। तो हेप्टाडेकाएन जो है वो आपका लिक्विड है, लेकिन जैसे ही 18वां शुरू हो जाता है दैट इज ऑक्टाडेकाएन, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो सॉलिड है। अच्छा, इसका नाम पढ़ाया था, ये अल्केन को पैराफिन कहते हैं। वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वैक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो 20वें कार्बन से शुरू होता है। ये 20 कार्बन जो होता है इसका वो वैक्स लाइक सॉलिड होता है। आपने देखा होगा वैक्स यानी मोम जो है वो भी कलरलेस होता है, बिल्कुल वाइट या कलरलेस आपका है। तो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर की शुरुआत 20वें कार्बन से है। ये थोड़ा सा एक डाटा है, अगर आप जहन में रखें तो अच्छा होगा कि ये फिजिकल स्टेट तीनों में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं होमोलोगस सीरीज में, सक्सेसिव मेंबर का मास बढ़ता जाता है, तो इसकी फिजिकल स्टेट में भी देखिए आप गैस काफ़ी हल्का, फिर धीरे 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 हेवी गैस होता चला जाएगा या कंडेंस करता चला जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और फाइनली 18वें पे सॉलिड हो जाता है। अगर मैं अल्कीन की तरफ आऊँ तो इसमें भी 4 कार्बन तक, इसकी शुरुआत चूंकि 2 से होती है, तो शुरू के 4 कार्बन तक फिजिकल स्टेट गैस ही होता है और 5 से 17 तक ये भी लिक्विड होता है, यानी ऑलमोस्ट फिजिकल स्टेट भी सेम आ रहा है। 18 वाला जो है वो यहाँ सॉलिड होता है। अगर हम लोग अल्काइन की तरफ आए और फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं तो 2 से 4 तक यहाँ भी गैस, यानी 4 कार्बन तक आप मान लें सब में गैस है। हाँ, यहाँ पर जो लिक्विड है वो 5 से शुरू हुआ है और 11 कार्बन तक ही लिक्विड है और 12वें कार्बन पे आपको सॉलिड मिल जाता है। 12वें कार्बन पे सॉलिड मिल जाता है, तो यहाँ 18 पर मिला है और यहाँ 12 पर सॉलिड मिला है और 20वें पर आपको पैराफिन जैसा स्ट्रक्चर या मोम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है अल्केन में। अल्कीन और अल्काइन को तो हम लोग पैराफिन कहते हैं, नहीं तो ओलिफिन के कैटेगरी में आएगा, मैं लिखूंगा नीचे। तो ये फिजिकल स्टेट का थोड़ा सा आपको चार्ट है और डाटा के लिए जहन में रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। तो टाइप में लिख दे रहा हूं, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, सैचुरेटेड है, पैराफिन है। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? नॉन पोलर का मतलब हुआ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो फिर सॉल्युबल कहाँ है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। सैचुरेटेड तो आपको पता ही है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और पैराफिन पता ही है आपको, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, या यूं समझें कि लेस रिएक्टिव है। इधर अगर आप आए अल्कीन की तरफ, तो अल्कीन का टाइप भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, अगर हम स्ट्रक्चर आगे हाई क्लास में पढ़ेंगे तो अल्कीन भी 2 टाइप का होगा, एक सिस फॉर्म वाला, एक ट्रांस फॉर्म वाला, तो वहाँ पर पोलरिटी आ जाती है। लेकिन फिलहाल आप ये मान कर चलें कि दीज ऑल आर नॉन पोलर। हालांकि अल्काइन के अंदर भी पोलरिटी आ जाती है, एसिडिक हाइड्रोजन है। फिलहाल आप अपने लेवल पर समझें, ये तीनों के तीनों नॉन पोलर हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। जो पोलर होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जो नॉन पोलर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अनसैचुरेटेड है,
अनसैचुरेटेड, और साथ में इसे ओलिफिन कहते हैं, अनसैचुरेटेड एंड ओलिफिन। तो मेनली अगर आप देखें तो तकरीबन अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं 5, 1 2 3 4 5, ये ऑलमोस्ट सेम है। आप इसको सेम माने। कलर कलरलेस, ओडोर ओडोरलेस, डेंसिटी पानी से सबका कम, पानी में सॉल्युबल नहीं है, फ्लोट कर रहा है। फिजिकल स्टेट तीनों में पाए जाते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं मास बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये गैस से लिक्विड और लिक्विड के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। बस डाटा ये है कि शुरू के जो 4 कार्बन तक होंगे सब के सब गैस होंगे। और इसमें याद रखिएगा अल्केन में 18वें पे सॉलिड आ जाता है, यहाँ 18वें पे सॉलिड रहता है, लेकिन यहाँ 12वें पे ही आ जाता है। अच्छा, गैस जब मैं बोलूँगा, अच्छा मैं लिस्ट बताऊँगा तब बताऊँगा आपको गैस, लिक्विड, सॉलिड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन था कि 5 प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, 5 प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस रहेंगी। तो जो सेम है वो ये लिखी हुई है, कलर, ओडोर, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट एंड टाइप ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड में इनफैक्ट सैचुरेशन और पैराफिन को छोड़ दें तो नॉन पोलर को अगर मैं लूँ तो मैं कहूँगा सबके सब नॉन पोलर है, और सबके सब वाटर में इनसॉल्युबल है, और सबके सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली यही सब चीज़ें डील की जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं फिजिकल को ही आगे डिस्कस करता हूं, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं आगे। देखें, होमोलोगस सीरीज के अंदर मैं बात कर रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास। इन तीनों को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि इन तीनों का लगभग ऑर्डर सेम आता है। आप किसी भी होमोलोगस सीरीज में चलेंगे, जैसे से आप ऊपर से नीचे आते हैं, ये पढ़ाया गया था, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन आपको एक्स्ट्रा मिलता जाता है, या CH2 का डिफरेंस मिलता है। 12 और 2 14, 14U 14U का मास बढ़ता जाता है। तो मैं वही लिखने वाला हूँ फिजिकल स्टेट में। आप अल्केन में ऊपर से नीचे चले, अल्कीन में चले या अल्काइन में चले, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बढ़ेगा। इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव डाउन द होमोलोगस फैमिली या होमोलोगस सीरीज। फैमिली बोलो, सीरीज बोलो। होमोलोगस सीरीज या फैमिली के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और ये फिजिकल स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं अल्केन की बात करूं, CH4, N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 2, C2H6, N की वैल्यू 3, C3H8, N की वैल्यू 4, C4H10। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, N की वैल्यू 5, C5H12,
से लेकर n की वैल्यू 17 इंटू 2 34 और 2 36। दो गुने से दो ज़्यादा यही फॉर्मूला है CnH2n + 2। 10 2 12, 17 2 34 2 36, 18 2 36, 36 और 2 38, 40 और 2 42। ठीक है, तो देखिए ये जो चार हमने लिखे हैं इनका मास बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मोलर वेट बढ़ता चला जा रहा है। देखिए एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। यहाँ तो मैंने लगातार फैमिली लिखा है 1 2 3 4, इसलिए आप देखिए लगातार सक्सेसिव मेंबर में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप चल रहा है, और ये सब के सब गैस हैं। दीज ऑल आर गैस, इनका फिजिकल स्टेट गैस है। ये लाइट गैस है, थोड़ी सी हेवी हो गई है, और हेवी हुआ है, और हेवी हुआ है, बढ़ ज़रूर रहा है मोलर मास, लेकिन फिजिकल स्टेट अभी तक इनका गैस है। और ये याद रखिएगा जो शुरू का 2 पेयर है, ये लिस्ट इसलिए क्या है कि आके आपको समझा सके हम। मीथेन और इथेन जो है ना, ये मेजर कंपोनेंट हैं ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है उसमें ख़ास तौर से इथेन ज़्यादा होता है, मीथेन ज़्यादा होता है। मीथेन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इथेन थोड़ा भारी होने की वजह से कम रहता है। तो नेचुरल गैस में मेजर पार्ट आपका मीथेन का, नेचुरल गैस में। अच्छा, नेक्स्ट जो 2 पेयर हैं, ये LPG में पाए जाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी एक्चुअली ये गैस ही है, लेकिन इनको हाई प्रेशर देकर आप कह सकते हैं लिक्विड बनाया जाता है। इसीलिए LPG सिलेंडर हमारे घरों में होता है, जो हम लोग जिससे खाना वाना बनाते हैं उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सअप या मिक्सचर डाल दिया जाता है। इसमें मेजर ब्यूटेन इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा हेवी है, हेवी गैस है ना, मास ज़्यादा हेवी गैस है, आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, बिल्कुल लिक्विड के करीब पहुंच गया। क्योंकि इसके बाद देखिए आप जैसे ही 14U आप बढ़ाइएगा मास, लिक्विड बन जाएगा। दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड। तो ये याद रखिएगा 5 से 17 कार्बन तक का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। इतना भारी हो चुका है कि वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, जबकि 4 कार्बन तक जो होंगे वो आपके गैस है। तो नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट मीथेन है और LPG का मेजर कंपोनेंट ब्यूटेन है। ब्यूटेन भी हम लोग जानते हैं आइसोमेरिज्म में कि 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसो ब्यूटेन है। ये तो ठीक है, ब्यूटेन ही है दोनों के दोनों, बट स्ट्रक्चर में इनके डिफरेंसेस हैं। तो 2 कह सकते हैं स्ट्रक्चर में ये ब्यूटेन एग्जिस्ट करता है। तो ब्यूटेन LPG के लिए मेजर कंपोनेंट हो जाएगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो है लिक्विड है, और ये बेसिकली ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया केरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, इन सब से, या इनका कंपोनेंट होता है ये सारे हाइड्रोकार्बन्स। तो आप देखिए हाइड्रोकार्बन एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है, इसको मैं आगे डील करूंगा, ये एक अच्छा फ्यूल है। अच्छा, गैस के क्या माने हैं? गैस के माने ये हो गए, कोई अगर गैस में एग्जिस्ट कर रहा है और कोई अगर लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके माने क्या हो गए? जो लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है कि ज़्यादा है, ज़रा बताइए। यानी अगर कोई चीज़ 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड पाया गया तो इसका मतलब वो पहले लिक्विड बन गया होगा। 25 पे अगर कोई सॉलिड है तो आप टेम्परेचर बढ़ाकर 30 पर शायद उसको लिक्विड बनाएंगे। तो अगर कोई 30 पर लिक्विड बन गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 30 है। तो अगर कोई पहले से लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री है। 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, इसीलिए ये 25 डिग्री पर आपको लिक्विड दिख रहा है। अच्छा, अब बताता हूं मैं। यहां पर मैंने कहा कि ये सॉलिड होंगे, यानी फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो अल्केन में आपको सॉलिड मिलेगा वो 18वां कार्बन है। आप चाहे तो इनका नाम लिख सकते हैं, ऑक्टा डेकेन। ये पेंटेन, हेप्टाडेकेन 17वें का नाम, 20 का नाम आइकॉस, तो आइकॉसेन हो जाएगा। इकॉसेन भी पढ़ते हैं, ई साइलेंट होता है बेसिकली, तो आइकॉसेन या इकॉसेन भी लोग बोलते हैं। खैर, ये क्या था? ये वैक्स लाइक सॉलिड था। बेसिकली पैराफिन। तो अगर कोई चीज सॉलिड है तो इसके क्या माने हो गए? इसके माने ये होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। सोचो, अगर मुझे कोई चीज़ सॉलिड, जैसे ये सॉलिड दिख रहा है, इसका मतलब ये मेल्ट नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप इसको हीट दोगे, हीट देते जाओगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा मेल्ट हो जाएगा उसको इस मार्कर का या इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो अगर कोई सॉलिड 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से ज़्यादा होगा। तो यहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट 25 से कम था। जैसे जैसे आप डाउन द होमोलोगस सीरीज आए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। जो पहले से गैस है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखिएगा, जो गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, क्योंकि वो पहले ही बॉयल हो चुका है, गैस बन चुका है। तो जितने भी गैसेस आपको मिलते हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन से कम है। जो आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड मिलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, और जो आपको सॉलिड दिखता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक रफली आप कह सकते हैं अल्केन होमोलोगस सीरीज का डाटा था, जो आप याद रखें कि शुरू के 4 गैस, जिसमें से 2 गैस मेजर कंपोनेंट पाए जाएंगे नेचुरल गैस के, उनमें भी मेजर होगा मीथेन, और एलपीजी में ब्यूटेन, चूँकि लिक्विड बनाना है। और ये सब गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरा का पूरा लिक्विड है। उसके बाद पहला हाइड्रोकार्बन जो आपको सॉलिड मिलेगा वो 18वां कार्बन का है, ऑक्टाडेकेन, और इकॉस जो है वो पहला आपको पैराफिन जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैक्स लाइक सॉलिड। तो ये था हमारा फिजिकल स्टेट की। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं फिजिकल स्टेट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, और साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास बढ़ता जाता है। यहीं पे एक चीज़ मैं और बताऊं, क्योंकि हम लोग नेचुरल गैस और एलपीजी की बात कर रहे थे, तो अल्केन एक्ट एज फ्यूल, ये फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल की तरह क्यों काम करता है वो सुनिए। फ्यूल की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इजी टू टेक
पार्ट इन कंबशन रिएक्शन। अल्केन जो होते हैं वो बहुत आराम से कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंबशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहां बर्निंग होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है कोई चीज़ और एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखिएगा, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अच्छी बात क्या है कि अल्केन जो होते हैं वो जब कंबशन करते हैं तो आपको ब्लू फ्लेम की लाइट मिलती है। ब्लू फ्लेम ये बता रहा है कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, नॉन सूटी ब्लू फ्लेम आपको मिलता है। तो एक अच्छा और कंप्लीट कंबशन माना जाता है। ये मैं कंबशन रिएक्शन में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल जाने कि अल्केन बहुत आराम से रिएक्शन कर लेता है और आसानी से रिएक्शन करने की वजह क्या है कि इसका लोएस्ट कार्बन हाइड्रोजन रेशियो होता है। यानी कंबशन रिएक्शन वो बहुत आसानी से कर लेते हैं जिसका कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कम होता है। तो कंबशन रिएक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है ना वो कम होना चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं, C2H6 ये अल्केन है हमारा। तो अब बताओ, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, रेशियो क्या आया 1/3। 1/3 कितना हो गया 0.3333। तो क्या ये इथेन था? अब सोचो, अगर मैं अल्कीन एक ले लेता हूं C2H4, यही फॉर्मूला है क्या? अब बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, कार्बन ऊपर रखो, हाइड्रोजन का नंबर नीचे रखो, इसे काटो, 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5। तो ये अल्केन की कैटेगरी में आ रहा है। मैं नाम लिख देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पे इथेन, इथीन, इथाइन। इथाइन का क्या फॉर्मूला है C2H2, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1। तो आप देखिए, सेम कार्बन मैंने लिया है, इथेन, इथीन, इथाइन, 2 कार्बन, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को देखें और उसके बाद रेशियो लें तो आपको सबसे कम रेशियो अल्केन का मिलेगा। तो जिसका रेशियो कम मिलता है वो बहुत आराम से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए अल्केन एक्ट करते हैं एक फ्यूल की तरह, बहुत आराम से रिएक्शन कर लेता है। जबकि अल्कीन जो होता है, अल्कीन एंड अल्काइन, डिफिकल्ट टू टेक पार्ट इन कंबशन। मुश्किल से पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्कीन जनरली जो देता है वो येलो कलर का फ्लेम देता है, येलो फ्लेम, या समटाइम्स ब्लैक, जो बताता है कि पार्शियल कंबशन हुआ, पूरा नहीं हुआ, और ज़रूर धुआं निकलेगा इनका, तो सूटी होते हैं, ब्लैक कलर का यानी पॉल्यूटेंट होते हैं, इसलिए इनको फ्यूल की तरह इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। ये दोनों के लिए लागू होता है, अल्कीन के लिए भी, अल्काइन के लिए भी। तो अगर मैं कंबशन का रेट लिखने पे आ जाऊं कि कंबशन रिएक्शन फ़ायदेमंद कहाँ है, तो आप जवाब दीजिएगा कि अल्केन में है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि अल्कीन में है, और फाइनली आप जवाब दीजिएगा कि अल्काइन में है। क्योंकि आप रेशियो देखिए 0.33, 0.51, जो जितना छोटा कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो होगा उतने आराम से कंबशन रिएक्शन करेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो सबसे कम है अल्केन में और सबसे ज़्यादा है अल्काइन में। तो जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए आपको,
तब रिएक्शन हो। जहाँ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कम है, यानी कम ऑक्सीजन में ये रिएक्शन हो जाएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कंबशन रिएक्शंस की भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली। तो यहाँ तक जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन का, कि इनके कलर क्या होते हैं, स्मेल क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो लास्ट एक बात मैं सॉल्युबिलिटी लिखता हूँ उसके बाद हम लोग डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें बेसिकली रिएक्शन पढ़ना है। तो देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्वेंट चाहिए आपको, और हम लोग यहां पर सॉल्वेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक कहेंगे पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअली ये तो 11th क्लास में जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। एक्चुअली पोलर और नॉन पोलर डिसाइड होता है डाइपोल मोमेंट से। जहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट एब्सेंट होगा, वो नॉन पोलर आएंगे, और जहाँ डाइपोल मोमेंट होगा उसे पोलर कहेंगे। फिलहाल आप बस इतना जानो कि भाई सॉल्वेंट की दो कैटेगरी है, एक का नाम पोलर है, एक का नाम नॉन पोलर है। पोलर की कैटेगरी में आते हैं वाटर, पोलर की कैटेगरी में आएगा एल्कोहल। ये पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल और ईथर। इसी में आता है बेंजीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया गया है, बेंजीन। इसी नॉन पोलर में आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CCl4। जबकि पोलर में आएगा क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला था CHCl3। अगर ये हाइड्रोजन भी हटा दें हम और क्लोरीन लगा दें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो ये है हमारा कुछ सॉल्वेंट। जैसे पोलर में अमोनिया भी आ जाएगा, पोलर की कैटेगरी में अमोनिया भी आता है, अमोनिया। और नॉन पोलर की कैटेगरी में कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, CO2 जैसे होता है ना, तो ऑक्सीजन सल्फर तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, 16वां ग्रुप। तो आप ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर। तो खैर ये सब नॉन पोलर की कैटेगरी में है। ये याद रखिएगा, जो नॉन पोलर होते हैं उनको अभी समझाने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मोटा मोटी आपको, कि नॉन पोलर क्या होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं इसको एग्जाम्पल को बस याद रखिएगा, मैं बस नॉन पोलर को समझा रहा हूं। विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट या सेम काइंड ऑफ एटम, जो एक जैसे एटम से बनता है उसे हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। अब एक जैसे एटम से बनने का क्या मतलब हो गया, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2। अब H2 का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऐसे है, HH के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, है ना। इस तरह से ब्रोमीन आ जाता है Br2, इस तरह से आयोडीन आ जाता है I2, Br2 को लिख सकते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन को लिख सकते हैं आयोडीन आयोडीन। ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। चूँकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब का सब 17वें ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एक की ज़रूरत है, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसको भी एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, शेयरिंग कर लिया, इसको भी एक की ज़रूरत, इसको भी एक की ज़रूरत। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप है, हीलियम जैसा बनना चाहता है, एक बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 की ज़रूरत है, इससे 2 शेयर कर लेगा, इससे ये 2 शेयर कर।
नाइट्रोजन 15वें ग्रुप में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 की ज़रूरत है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, तो आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो जो सेम काइंड के बने हुए होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वही नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, नॉन पोलर स्पेसीज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें कौन घुलेगा, तो नॉन पोलर। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, आयरन कट्स आयरन। उस तरह से यहाँ पे समझिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब जो जैसा है वैसे में घुलेगा, यानी पोलर है तो पोलर में घुलेगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये सब नॉन पोलर स्पेसीज हैं। अब नॉन पोलर स्पेसीज में आपको समझ में आ गया कि अल्केन में क्या होता है, खाली कार्बन कार्बन होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो या कहीं पर डबल बॉन्डेड हो, कहीं पर ट्रिपल बॉन्डेड हो। अल्केन में भी खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फर्क तो बॉन्ड का ही है ना, और अल्काइन में भी बॉन्ड का ही फर्क है, वरना सब कार्बन 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 कार्बन। तो क्या ये सब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हैं, लाइक ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सेम काइंड एलिमेंट होने की वजह से दे आर नॉन पोलर। सिंस दे आर नॉन पोलर, दैट इज वाई दे डिजॉल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिकली वो ऑर्गेनिक है। देखिए ईथर फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, एरोमेटिक है। कार्बन के साथ हेलोजन आ गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली आपको ऑर्गेनिक दिख रहा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, दिस इज अमोनिया, दिस इज वाटर। तो आप बोलिए पोलर क्या है। पोलर को अगर मैं डिफाइन करूं अभी अपने लेवल पे तो क्या कहूंगा, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। अलग अलग एटम का बना हुआ होता है तो पोलर होता है। यहीं पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग एटम है, OH NH। तो ये सब नॉन पोलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉन पोलर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखला देता हूँ। नॉन पोलर के एग्जाम्पल में आएगा HCl, HBr, अलग अलग एलिमेंट आप ले लो। नॉन पोलर में आप NaCl भी ले सकते हैं, हालांकि ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आप ले सकते हैं दो अलग अलग। आप कोई भी एल्कोहल ले लो, मिसाल के तौर पे CH3 के साथ OH, ये O और H, एल्कोहल एल्कोहल OH, याद रखिए। इसी तरीके से H हटाकर हम लोग कोई मेटल ले सकते हैं, N पे प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, जैसे Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन निगेटिव का डिफरेंस पाया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। तो इतनी सी बात आप ज़रूर याद रखें, इसका फ़ायदा आपको होगा जब हम लोग क्लीनिंग एजेंट पढ़ेंगे, सॉप एंड डिटर्जेंट। तो आपने अभी देखा कि हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली वो नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। सिंस दे आर नॉन पोलर, दैट इज वाई दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज नॉन पोलर इन नेचर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर तो पोलर है। अगर ये पोलर होता तब वाटर में डिजॉल्व हो जाता। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है, मैं पहले 2-3 बातें इसके बारे में बता दूं। पहली बात एक्सोथर्मिक नेचर है।
एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट निकलेगा, इसको हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं। एच मतलब हीट, डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा हीट निगेटिव में होगा, निकलना का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है देना। तो एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच हमेशा निगेटिव आता है, ये याद रखिएगा। हीट रिलीज हुआ है, निगेटिव मतलब निकला है। दूसरी बात, बर्निंग रिएक्शन भी है। बर्निंग रिएक्शन भी है। तीसरी बात, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होता है। और ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन मोस्ट रिएक्टिव गैस है। ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी कोई भी चीज़ हो जाता है। जबकि और दूसरी गैस जैसे नाइट्रोजन गैस इनॉट है, वो बहुत रिएक्टिव नहीं है। तो ऑक्सीजन गैस का परसेंटेज नाइट्रोजन के बाद है, लेकिन नाइट्रोजन चूंकि एटमॉस्फेयर के अंदर इनॉट नेचर का है, इसीलिए ऑक्सीजन ही रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन में याद रखिएगा आप, जो मेजर पार्ट रिएक्शन कर सकता है वो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो कंबशन रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है। बर्निंग रिएक्शन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हीट रिलीज होती है, और साथ में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। तो मैं आपको सबसे पहले अल्कीन की बात करा दूंगा, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। अच्छा, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में क्या होगा वो सुनिए। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में ये होगा, ऑल बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड है सबके सब ब्रेक होंगे। और ये ब्रेक कौन कराएगा? ऑक्सीजन एटम ब्रेक ईच बॉन्ड। इसीलिए आपको रिक्वायर्ड क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और खुद बॉन्ड बना लेगा। कार्बन के साथ बना लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ बना लेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? वाटर। अब इंपॉर्टेंट क्या है? चलो भाई, ऑक्सीजन आया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अच्छा, ब्रेक करने के बाद क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेक करने के बाद सुनो क्या होगा। फर्स्ट, ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, फर्स्ट ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, और बॉन्ड बनाकर ये क्या बना लेगा? वाटर। सेकेंड, ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन आता है, कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और ऑक्सीजन सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। फिर अगर बचा हुआ ऑक्सीजन है तो वो बचा हुआ ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। कंप्लीट में यही होता है, और एक्चुअली यही तरीका भी है। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर समझने वाली बात है। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग अलग हो गए, यानी कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, और ऑक्सीजन आया था, वो आकर ब्रेक कर रहा है। यानी यूँ समझो कि एक हथौड़ा चला रहा है, वो ब्रेक करता जा रहा है। यानी ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने आके ब्रेक कर दिया, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग। अब वो ऑक्सीजन ब्रेक कराया क्यों? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है जाकर लगना। वो अकेले नहीं रहना चाहता, वो चाहता है जाकर हम हाइड्रोजन या कार्बन से लगें। तो अब वो उसमें पहले अप्रोच किसको करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। जबकि कार्बन जो है वो तो सॉलिड है,
तो वो उतना रिएक्टिव नहीं है, कार्बन अकेले रह सकता है, बट हाइड्रोजन जब भी रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हो जाता है और पहले बनता है वाटर, उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कंप्लीट कंबशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। मैं इधर आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। ये CH4 है मीथेन, ऑक्सीजन गैस आया, प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं CH2 प्लस H2O प्लस हीट, और यही जो हीट आपकी निकलती है ये ब्लू फ्लेम होती है। जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता, नॉन सोटी फ्लेम, ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये है हमारा रिएक्शन। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म पे रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत आसानी होगी। रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। आप ज़रा देखें, मैंने क्या कहा, ये ऑक्सीजन आया है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो पहले तो आप ये मुझे बताइए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना है। देखो डैड कर सकते हो, डैड करने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये अल्केन है ना, तो इसके अंदर खाली सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, 1 और ये 4 ऐड कर लो, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर ऐड करो 5, एक कम कर दो 4, यानी टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड होते नहीं है, इसलिए टोटल बॉन्ड 4 है। तो सारे बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड हैं सबको ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत है? 4 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन आया, ब्रेक कर दिया। सबसे पहले क्या बनता है, वाटर। तो वाटर बताओ क्या है, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, हर हाइड्रोजन को आप कह सकते हैं आधे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 हाइड्रोजन आधे ऑक्सीजन के साथ। तो यूं समझो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लिया गया हाइड्रोजन को, कि भाई 4 हाइड्रोजन 2 वाटर बना देगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर। तो अब बताओ मुझे, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, अब रिएक्शन कंप्लीट। चेक कर लो, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। फिर भी समझाने के लिए मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, कितने बॉन्ड ब्रेक होने हैं, मैं मिटाता जा रहा हूँ, 1 2 3 4, यानी मुझे रिक्वायर्ड कितना, इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे रिक्वायर्ड कितना है, तो कहेंगे इसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर टोटल 4 बॉन्ड है, मीन्स रिक्वायर्ड 4 ऑक्सीजन एटम। तो 4 ऑक्सीजन एटम की जरूरत है, रिएक्शन हो जाएगा। यानी कंप्लीट कंबशन रिएक्शन अगर करवाना है मीथेन में तो आपको 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। 4 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 2 मोल ऑक्सीजन गैस या 2 ऑक्सीजन गैस क्योंकि 2 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन गैस बनाता है O2, तो आपको चाहिए 4 ऑक्सीजन। अगर 4 है तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से 4 नहीं, हालांकि एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने लिखवाया है एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है, 21%, 21% ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन आपको हमेशा एक्सेस में मिलेगा, बल्कि और कुछ बचे ही रहेंगे। अच्छा, अब अगर मान लो 6 होता ऑक्सीजन तो इधर ऑक्सीजन गैस बचा हुआ रहता। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम रहे, कहते हैं वो रिएक्शन नहीं किया। यानी अब रिएक्शन के बाद अगर ऑक्सीजन बच गया तो उसे रहने देंगे। जैसे समझाने के लिए, ये मीथेन है, यहाँ पे मान लो 10 ऑक्सीजन गैस था, ये था, ये प्रोवाइडेड था, हमारे पास था अवेलेबल, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। भाई हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 यूज़, कार्बन 1 है 1, टोटल ऑक्सीजन कितना यूज़ हुआ, 2 और 2 4, 4 ही यूज़ हुआ। यहाँ कितने थे, 20 ऑक्सीजन थे, तो 4 यूज़ हुआ, कितने बच गए, 4 यूज़ हुआ, 20 थे, कितने बच गए, 16। 16 का मतलब
16 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन गैस बच जाएगा। अब इसी 8 को रिएक्टेंट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे 2, यानी यूज़ 2 ही हुआ है, 2 मतलब 4 ऑक्सीजन एटम या 2 मोल ऑक्सीजन गैस। तो जो बच गया बच गया। तो एक्स्ट्रा में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो एक्सेस में होते हैं उसे हम लोग जनरली दिखलाते नहीं हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन जितने एटम करते हैं सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। तो मान लीजिए मीथेन था और मेरे पास कम से कम मुझे 4 ऑक्सीजन गैस चाहिए कंप्लीट कंबशन कराने के लिए। अब सपोज यहीं पे समझने की कोशिश करो, हमारे पास चार नहीं है पार्शियल कंबशन। पार्शियल भी एक्चुअली 2 टाइप का होता है। मान लेते हैं हमारे पास, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वी हैव ओनली 3 ऑक्सीजन एटम। भाई 4 होंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और 4 से ज़्यादा है तब भी 4 का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा होंगे वो बचे रह जाएंगे। लेकिन मान लो आपको 4 से कम मिल गए, अब कम धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, मान लो 3 ऑक्सीजन मिल गए। अब 3 मिले हैं, ध्यान से देखेंगे भाई मीथेन ही है। अब हमारे पास 3 है, 3 का मतलब इतने गैस, 1.5, ये 2 से ये 2 काट दो, 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ जो होता है उसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। नीचे ये 2 है, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कट गया, 3 ऑक्सीजन। ओके, अब ये रिएक्शन करेंगे। अभी मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करो, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, यानी ऑक्सीजन काफ़ी है, इनको ब्रेक कर देगा। 3 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आके ब्रेक नहीं करेगा। ऑक्सीजन आया तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी समझा रहा हूँ, ये सब ब्रेक हो गए, सब अलग अलग हो गए, कार्बन भी अलग हो गया। यानी 1 ऑक्सीजन काफ़ी है इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये समझ लो। हथौड़ा है, आया वही बार बार चलेगा, अलग अलग हो गए। अब जितने ऑक्सीजन है आपके पास, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। वी हैव 3 ऑक्सीजन। अब वो क्या करेगा वो सुनो, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेगा, 1 वाटर बन गया। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वाटर बना लेगा। इससे पहले यहां पे समझा रहा था मैं, कार्बन हाइड्रोजन सब अलग अलग हो गए। कंप्लीट वाले में हमारे पास 4 ऑक्सीजन था। पहला ऑक्सीजन आया 2 हाइड्रोजन को लेकर, 1 वाटर। दूसरा ऑक्सीजन आया, वाटर। तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 वाटर, 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 वाटर। यहाँ पर 3 ही है, 1 2। तो तीसरा ऑक्सीजन आकर कार्बन के साथ लग जाएगा, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, साथ में हीट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में ना हो, ऑक्सीजन कम अमाउंट में हो, तो प्रोडक्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर 1 ऑक्सीजन और मिल गया तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन होना ही बाकी है उसका। लेकिन मान लो इसको कहते हैं पार्शियल, अभी अधूरा था, 3 ही ऑक्सीजन हमारे पास थे, तीनों का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो आपकी हीट निकलती है वो उतनी ज़्यादा हीट नहीं निकल पाती। उतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलने की वजह से यहाँ येलो फ्लेम आता है, और साथ में थोड़ा बहुत धुआं भी आता है, जो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होता तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो ये है खेल। चलो और थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास
3 ऑक्सीजन भी ना हो बल्कि 2 ही ऑक्सीजन हो, और कम हो गया। पार्शियल में दोनों बातें आ सकती हैं, 3 हो जाए या 2 हो जाए। एक ऑक्सीजन नहीं होगा, याद रखना, एक ऑक्सीजन नहीं होगा। मैं बताऊंगा एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो तुम। तो अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, मैंने कहा था ना, अगर एक भी ऑक्सीजन आता तो वो क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तो ब्रेक कर ही देता है। अब O2 गैस आ गई, 2 ऑक्सीजन थे, दोनों आपस में मिलकर O2, क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा देखते हैं। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन आके कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। चलो भाई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये सारे बॉन्ड थे, इसको आया, हथौड़ा चला, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या करेगा, पहला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, चूंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर बन गया। एक ही ऑक्सीजन यूज हुआ है, अभी एक और होगा, यानी वाटर बन गए, दोनों के दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए, कार्बन ऐसे ही बचा रह गया, यानी कार्बन रिएक्शन नहीं कर सका। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक कौन, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, इसको कहते हैं अनबॉन्ड कार्बन। क्योंकि ये बॉन्डिंग रिएक्शन था, जो कार्बन बॉन्डिंग रिएक्शन ना कर सके, मतलब बॉन्डिंग मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर सके, उसको अनबॉन्ड कार्बन कहते हैं, कार्बन ब्लैंक कहते हैं। इसका हम लोग यूज टू मेक इंक, इंक बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें ये सारे रिएक्शंस बैलेंस भी हो रहे हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर बना है 2 वाटर बना है, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक कार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, 4 थे, 4 हो गए, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 1 इधर 2 इधर। यहाँ पर जो हीट आती है बेटा, वो ब्लैक कलर का, चूँकि कार्बन बचा रह गया था, उसकी वजह से ब्लैक फ्लेम आएगा, सूटी। तो ये है कुल मिलाकर कंबशन रिएक्शन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट या पार्शियल। अब एक जहन में आपके सवाल आ रहा होगा कि अगर एक ऑक्सीजन हो जाए तो, सिंगल ऑक्सीजन। देखो, सिंगल ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। एक्चुअली सिंगल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जब भी एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में करता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आधा मोल हो जाए, या कहीं पर से एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, तो जो एक ऑक्सीजन को रिलीज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूं तीसरी बात, अल्केन का ऑक्सीडेशन। ये भी आसान है, जरा समझना, ऑक्सीडेशन। और ये मान लिया जाए, ऑक्सीडेशन वैसे होता है स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन को ऐड करना, यानी पहले स्टेप पर आप एक ही ऑक्सीजन देंगे, बस एक ऑक्सीजन आएगा। तो मैं समझाने के लिए यहां पर कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन है, वी हैव ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है बस। अभी तो कंबशन क्यों नहीं कर रहा हूं, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्या हुआ हमारे हिसाब से, मान लो मीथेन ही था, तो कार्बन हाइड्रोजन के ये सारे बॉन्ड तो ब्रेक हो गए एज सच, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, सब ब्रेक हो गए। एक ऑक्सीजन आएगा, काफ़ी है, हथौड़ा चला, सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब बताओ एक ऑक्सीजन क्या काम करेगा भाई, एक ऑक्सीजन चाहेगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, अगर दूसरा बॉन्ड बना सकता तो वो बना लेता। अब जहन में ये आ रहा लोगों को कि यहाँ से सब बॉन्ड बना लेगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक ऑक्सीजन आएगा और वो वाटर बना देगा, फॉर एग्जाम्पल। चल भाई, वाटर बना दिया। अब क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये कार्बन क्या करेगा, अगर ये आपस में वापस जुड़ गया, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए और कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो दूसरा ऑक्सीजन था वो बैलेंस कर रहा था, अकेला कार्बन बच जाता था।
और कार्बन मैंने कहा तो सॉलिड है इसलिए अकेले में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन तो अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो हाइड्रोजन वापस कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना ले तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कार्बन की 2 ही वैलेंसी पूरी हुई, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। इसीलिए इसको मैं कंबशन रिएक्शन नहीं कहता हूँ। होता क्या है, जब एक ऑक्सीजन एटम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और वापस कार्बन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ता। इसीलिए कहते हैं कि एक ऑक्सीजन आकर इंसर्ट हो गया है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़कर इंसर्ट हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कंबशन के लिए वाटर का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, मैं कभी नहीं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। कंबशन मींस वाटर, कंबशन मींस वाटर। देखो कंप्लीट कंबशन में भी वाटर बना है, पार्शियल में भी वाटर बना है। जब तक वाटर नहीं बने कंबशन नहीं कहेंगे, क्योंकि कंबशन में तो कंप्लीट पे कार्बन डाइऑक्साइड है और पार्शियल पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन ब्लैक बच रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वो तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। हाँ, वाटर के अलावा जो प्रोडक्ट बना है उसको देखकर आप कंप्लीट पार्शियल कह सकते हैं। चूंकि यहाँ वाटर नहीं बनता है इसीलिए इसको मैं कंबशन नहीं, इसको मैं ऑक्सीडेशन कहता हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन आकर इंसर्ट हो जाएगा, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। यानी यहाँ पर क्या होगा कि मीथेन नेसेंट ऑक्सीजन या सिंगल ऑक्सीजन को ऐसे दिखलाते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहता है, वरना ये खुद ऑक्सीडाइज होकर O2 बना लेगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3OH, यानी मीथेन इज ऑक्सीडाइज इनटू मीथेनॉल। उसी तरीके से इथेन से इथेनॉल बन जाएगा, यानी एल्कोहल आपको मिल गया एक फंक्शनल ग्रुप। तो ये है हमारा सिस्टम। कंप्लीट के लिए 4 चाहिए थे, 4 या उससे ज़्यादा होंगे तो कंप्लीट होगा, 4 से कम है तो पार्शियल होगा, और अगर एक ऑक्सीजन है तो आप कह सकते हैं कि हमारा मिथेनॉल बन जाएगा। बाकी जब मैं फंक्शनल ग्रुप पे आऊँगा तब मैं ऑक्सीडेशन को और बताऊँगा कि मिथेनॉल से कैसे मिथेनल बनेगा, फिर मिथेनोइक एसिड बनेगा जिसको फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और इथेन से कैसे इथेनॉल बनेगा, फिर इथेनल या एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बनेगा। वो हम लोग देख लेंगे, और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जिसमें ये रिएक्शन होगा। फिलहाल कंबशन रिएक्शन और पार्शियल कंबशन को समझना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा टॉपिक कंबशन रिएक्शन था। तो अब हम लोग जल्दी से अल्कीन पढ़ लेते हैं और अल्काइन का कुछ कंबशन पढ़ लेते हैं। बल्कि मैं 2-3 और पढ़ा देता हूँ आपको, ख़ास तौर से मीथेन तो हम लोग देख ही चुके, तो मैं कंबशन रिएक्शन करूंगा और ये मानकर करूंगा कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो C2H6 प्लस O2, C3H8 प्लस O2, ये दोनों अल्केन हैं। अब मैं डायरेक्ट जनरल फार्मूला लिख देता हूँ अल्केन का। ये हमारे पास इथेन प्रोपेन अल्केन, इथीन प्रोपीन अल्कीन, एसिटिलीन या इथाइन, और इसको कहेंगे मिथाइल एसिटिलीन या प्रोपाइन अल्काइन। तो देखो मैंने कहा ना कि मैंने ये माना है कि ऑक्सीजन एक्सेस में है भाई एटमॉस्फेयर के अंदर,
तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना देने में, क्योंकि मुझे मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही बनना है, साथ में हीट निकलना है, और ये हीट जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू जब भी बोले तो आप समझे ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई धुआं हुआ नहीं है, ब्लू फ्लेम है। नॉन सोटी, सोटी का मतलब होता है धुआं, आप समझे कि उसके अंदर धुआं होगा, ब्लैकिश पार्ट होगा। तो हर जगह मैं प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट बना दूंगा। जनरल फार्मूला बताएंगे क्यों लिख रहे हैं, ये जनरल फार्मूला। यहां पर भी आपने कंप्लीट ही माना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। यानी हम ये मान कर चलें कि हमारे पास इतना ऑक्सीजन था कि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद बच गया और फिर कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर गया पूरा का पूरा। कार्बन के साथ पूरा का पूरा रिएक्ट करने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अगर कार्बन के साथ आधा अधूरा रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, और कार्बन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कार्बन ब्लैक बनेगा। तो हम ये बात मान कर चलते हैं। नेचर ऑफ फ्लेम बाद में बताएंगे कि कहाँ क्या बना, ये तो मैंने पहले लिख दिया, अल्केन में ब्लू बनेगा, लेकिन मैं रीज़न भी बता दूंगा आपको क्यों बनेगा कैसे बनेगा। फिलहाल आप आ जाए बैलेंसिंग पर। चलिए मैंने क्या बताया आपको, देखो यहाँ 6 है, कंबशन रिएक्शन कराना है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपको वाटर के अंदर सारे हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 है, वाटर तो बनना ही बनना है। बाद में ऑक्सीजन का सोचेंगे। 8 है, 4 दूनी 8, जनरल पे बाद में आएंगे। 4 है, 6 है, जनरल को बाद में, 2 है, हाइड्रोजन 2, 4 है, 2, ये तो बन गया। तो आपने क्या किया, आपने बैलेंस कर लिया। अब देखो जनरल को भी सीखते हैं, तरीका समझो। 2 कार्बन पर 3, 3 पर 4, एक ज्यादा बन रहा है तो n पर कितना बनेगा, n+1। ध्यान से समझो, 2 कार्बन पर 3 वाटर, 3 कार्बन पे 4 वाटर, तो n कार्बन पे n+1 वाटर। 2 कार्बन पे 2 वाटर, 3 कार्बन पे 3 वाटर, तो n कार्बन पर n वाटर। 2 पर 1, 3 पर 2, तो n पर n-1। जनरल इसलिए लिख रहे थे, एकदम आसान है जनरल को समझना, n-1। अच्छा अब और समझते हैं धीरे धीरे। इतनी बात हो गई। ऑक्सीजन का तुमको नंबर चाहिए, तो ऑक्सीजन यहां से देखेंगे, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी बैलेंस कर लो। कार्बन को ऑलरेडी बैलेंस, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कार्बन तो बैलेंस करना आसान, n कार्बन है, 2 कार्बन, आगे नंबर लगा दो 3, n, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ n कार्बन। कार्बन तो हमेशा n ही बनेगा। अब चलो इस ऑक्सीजन को मेन बैलेंस करना, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, सिर्फ इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अब जरा देखो, 4 और 3 7, मतलब 7 ऑक्सीजन चाहिए थे, वो भी एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल है इसलिए 7/2। अब आओ 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 5 दूनी 10। इस पे अभी लौटते हैं, पहले यहाँ 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 3 दूनी 6। आगे आओ, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, मीन्स 9/2। जनरल पे थोड़ी देर बाद में लौटेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 दूनी 8। बोलो। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जनरल में बस n लिखना बाकी है। तो याद कीजिए ये n कैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जनरल में। तो ऑक्सीजन का काम समझते हैं बेटा। ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन आएगा, सारे बॉन्ड को ब्रेक करेगा और खुद बॉन्ड बना लेगा। यही काम होता है, कंप्लीट के लिए यही काम होता है। ऑक्सीजन आएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सारे बॉन्ड मीन्स ऑल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और खुद बॉन्ड बना लेगा। तो
ज़रा मुझे बताया जाए यहाँ पर कितने बॉन्ड थे टोटल बॉन्ड? ये तो अल्केन है ना, 6 और 2 8, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक कम कर दो 7 बॉन्ड को ब्रेक करना था, इसलिए आपको 7 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा बल्कि खुद भी बॉन्ड बनाएगा वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए। यहाँ पे 8 3 11, एक कम कर दो, सिग्मा ही बॉन्ड यहाँ खाली होता है, तो 11 में एक कम करोगे 10 ऑक्सीजन बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। 4 और 2 6, एक कम कर दो 5 सिग्मा अल्कीन है, तो एक पाई बॉन्ड भी होगा, टोटल 6 बॉन्ड 6 ऑक्सीजन। 6 3 9, एक कम करके एक जोड़ दो, एक कम कर दोगे तो हो जाएगा 8, 6 3 9, एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 सिग्मा है, फिर एक जोड़ोगे पाई बॉन्ड, टोटल 9 बॉन्ड है, 9 ऑक्सीजन की जरूरत है, ये 2 2 कट जाएगा, 9 ऑक्सीजन की जरूरत है। अच्छा 2 2 4, एक कम करोगे 3 सिग्मा है, 2 पाई है, तो कितने हो गए 3 और 2 5, 4 3 7, एक कम कर दो फिर 2 जोड़ दो, तो 6 और 2 8, 4 दूनी 8। तो अब कौन सा मसला है? अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। याद करो सिखाया था 3n+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इतने टोटल बॉन्ड होते थे, टोटल बॉन्ड मीन्स टोटल ऑक्सीजन, टोटल बॉन्ड मीन्स टोटल ऑक्सीजन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3n हो जाता था और यहाँ पर 3n-1, यही सिखाया गया था शुरू में जब टेबल बनाया था, तो कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए आपको। तो बहुत आसान था, ध्यान से देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। 3n+1/2, यहाँ n+1 आ गया, 3n/2, यहाँ n आ गया, 3n-1 n-1। यानी आप अगर थोड़ा सा इसको जनरलाइज वे में देखें ना तो बड़ा आसान है। ये जो 3n-1 है ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है, यानी अल्केन के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, टोटल बॉन्ड का फॉर्मूला अल्केन में होता है 3n+1 होता है। ऑक्सीजन आपको चाहिए उतने एटम, तो आप उतना एटम बना दो। अब इसमें 3 हटाकर उतने वाटर बता दो, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा n होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह n होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह n होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह n होगा। इसलिए मैंने कहा कंबशन रिएक्शन में मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखता ही नहीं हूँ, टाइप ऑफ कंबशन में जरूर कार्बन डाइऑक्साइड को देखता हूँ, वाटर को देखता हूँ। तो टोटल ऑक्सीजन पता चल जाएगा, अल्कीन में टोटल बॉन्ड 3n है और अल्काइन में टोटल बॉन्ड 3n-1। तो जितने टोटल बॉन्ड है उसी को आधा कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन गैस आ जाएगा, n कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और आप 3 हटा दिया कीजिए तो उतने वाटर हो जाएंगे। तो ये इजीली बैलेंस्ड हो सकता है, तरीका भी बता दिया बैलेंस करने का। हाँ, अल्केन के अंदर जो फ्लेम बोल रहा हूँ मैं, वो बोल रहा हूँ कि किस नेचर का होता है। तो ये फ्लेम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए ब्लू कलर का होता है, ब्लू ट्रांसपेरेंट नॉन सूटी फ्लेम अल्केन के अंदर। अब देखो इसको भी थोड़ा सा अगर समझना चाहो, सूटी फ्लेम जिसमें धुआं है, कालापन है, वो कब आता है? जब कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है ना, वो रेशियो ग्रेटर देन 0.5 हो जाए। अगर 0.5 से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है तो समझ लो ब्लू फ्लेम नहीं आएगा। नॉन सूटी फ्लेम कब आएगा? नॉन सूटी फ्लेम तब आएगा जब आपका कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो लेस देन 0.5। कार्बन हाइड्रोजन ग्रेटर देन 0.5 है तो सूटी फ्लेम आएगा। चेक करते हैं, मीथेन से स्टार्ट करता हूं मैं। मीथेन में याद करो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:4, 1/4 की वैल्यू कितनी आती है? 0.25। क्या ये 0.5 से कम है? अगर कम है तो नॉन सूटी फ्लेम होगा, नॉन सूटी फ्लेम। चलो C2H6 को ट्राई करें। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1/3 दैट इज 0.33, अभी भी कम है। चलो एक कार्बन ब्यूटेन
नहीं, ये प्रोपेन देख लेते हैं, C3H8 कार्बन हाइड्रोजन 3:8 3:8 8 चौके 32 अप्रॉक्सीमेटली 0.4 अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। और C4H10 कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 4/10, ये तो परफेक्टली 0.4 आ रहा है। तो आपको मैंने पढ़ाया था ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। ये दोनों तो नेचुरल गैस है और ये दोनों हमारे एलपीजी में यूज़ होते हैं। एलपीजी में आपने देखा होगा ब्लू कलर का फ्लेम जलते हुए, क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जो आप देख रहे हैं वो 0.5 से कम है, तो नॉन सूटी ब्लू कलर का फ्लेम होगा। चलो अल्कीन में चेक करते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला C2H4 कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकालो 2:4, कट पीट कराएगा 1/2, 1/2 इज 0.5। कैसा नेचर होना चाहिए हीट का? सूटी, येलो फ्लेम। क्यों? क्योंकि 0.5 है। अच्छा दूसरा देखें क्या? इसमें हालांकि सब वही रहता है, लेकिन चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला है C3H6 इथेन प्रोपीन। इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स्ड है 0.5। वाई इट इज फिक्स्ड? क्योंकि कार्बन का 2 गुना हमेशा हाइड्रोजन होगा। तो आप NN काट दो 1/2, जनरल फॉर्मूले से देख लो। 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 का मतलब सूटी। इसमें तो सूटी फ्लेम आपको मिलेगा हमेशा। हाँ, अल्काइन के अंदर देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर तो खैर बराबर ये C2H2 यानी कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो आ गया 2:2 यानी 1। अच्छा C3H4 कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो आ गया 3:4, 0.75। तो आप देखें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जनरली मैं 4 कार्बन तक चलो ले लेता हूँ। C4 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दो 6। तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो गया 4:6, यानी काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 तो कितना आ जाएगा 0.66। यानी आप देखें 0.5 से ज़्यादा आएगा। शुरू का 4 इसलिए बोला था क्योंकि शुरू का 4 गैस था। तो आप देखें ये सारे जो गैसियस स्पेसीज हैं शुरू के 4 कार्बन तक, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, इनका जब हम कंबशन रिएक्शंस करा रहे हैं तो हमें ब्लू मिल रहा है सिर्फ अल्केन में। इसलिए अल्केन एक्ट एज सिंपली हम लोग कह सकते हैं फ्यूल की तरह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पॉल्यूशन नहीं मिलता है और आराम से रिएक्शन हो जाता है। जबकि यहाँ थोड़ा मुश्किल है। सूटी फ्लेम दिख रहा है आपको येलो कलर का, यहाँ पर भी अल्काइन के केस में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखता है। ये याद रखिएगा। तो ये आपको रिएक्शन हमने कंबशन रिएक्शंस पढ़ा दिया, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कंबशन रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन का पार्ट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंबशन के बाद वाला केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन का। थैंक यू वेरी मच।